हेलो बच्चों, आप सभी कैसे हैं? अच्छे हैं? वेरी गुड। तो बच्चों, आज हम विज्ञान की क्लास पढ़ने वाले हैं। और विज्ञान में भी सबसे पहले क्या, जीव जगत के बारे में पढ़ने वाले हैं। बहुत आसान सा टॉपिक लिया है सबसे पहले, और ये ज़्यादातर कंपटीशन में आते हैं इसमें से क्वेश्चन। तो आप थोड़ा पढ़ना शुरू करते हैं। तो बच्चों, आपने अपने आसपास बहुत सारी चीज़ें देखी है ना, जैसे क्या, जीव जंतु, पेड़ पौधे, मकान, नदी, पहाड़, कुत्ता, बिल्ली, और ब्लैक बोर्ड, पेन, टेबल, चेयर वगैरह वगैरह, ऐसी बहुत सारी चीज़ें देखी हैं। जिनमें से कुछ चीज़ें क्या होती है, सजीव होती है, और कुछ निर्जीव। सजीव और निर्जीव शब्द आपने सुना होगा। अब ये बात है कि इनमें से कौन सी चीज़ सजीव है और कौन सी चीज़ निर्जीव है, हमें ये बात समझनी है। तो हम एक काम करते हैं, थोड़ा सा एक्टिविटी करते हैं। उसमें मैं कुछ फ्लैश कार्ड्स बनाए हैं, तो उनमें से हम देखते हैं कि कौन सी चीज़ सजीव में आ रही है और कौन सी चीज़ निर्जीव में आती है। फटाफट से हम ये एक्टिविटी करते हैं, बताते जाइएगा आप लोग। दिख रहा है क्या बनाया है ये? टेलीविज़न। टेलीविज़न क्या है? निर्जीव में आता है। टेलीविज़न किस में आया? निर्जीव में आया। चलिए अगला लेते हैं। यह है घर। घर किस में आएगा? ये भी निर्जीव में ही आता है। चलिए ये देखिए मैंने क्या बनाया। ये कुछ एनिमल्स है ना, कुत्ता बिल्ली। कुत्ता बिल्ली किस में आते हैं? सजीव में आते हैं। कुत्ता और बिल्ली आएंगे किस में? सजीव में। ये तो बात पता है ना भाई, जो सांस ले रहे हैं वो, आप इतना तो जानते ही ना, जो सांस ले रहे हैं वो सजीव, जो सांस नहीं ले रहे हैं वो निर्जीव। अच्छा, ये बस बताइए किस में आएगी? यस, निर्जीव में आएगी बस। इसी तरीके से ये देखिए क्या दिया हुआ है, ये गाय। गाय किस में आ गई? सजीव में। गाय आ गई सजीव में। और मेरे पास क्या बचा है? ये कार। कार बताइए किस में आएगी? कार भी आ जाएगी निर्जीव में। अब ये क्या बनाया है मैंने? पेड़ बनाया है। अब बताइए पेड़ किस में आएगा? अब आप बड़े चक्कर में कि पेड़ तो एक ही जगह पे खड़ा रहता है, पर ये सांस भी लेता है, आखिर ये सजीव में है या निर्जीव में है? ये क्वेश्चन अब आपके दिमाग में आया है। तो अब हम क्या पढ़ते हैं? सबसे पहले हम पढ़ेंगे सजीवों की क्वालिटी। सजीव में क्या होता है? कुछ जैव क्रियाएं होती हैं, और उन्हीं जैव क्रियाओं से पता चलता है जिन जिनमें भी वे जैविक क्रियाएं होती हैं वो सब किस में आ जाते हैं? सजीव में आ जाते हैं। तो आज हम सबसे पहले पढ़ेंगे सजीवों की जैव क्रियाएं, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ते हैं पोषण। ठीक है, पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। इंग्लिश में हम ज़रूर मेन शब्द पढ़ेंगे। तो हम पोषण की बात करें तो सबसे पहले देखो, मम्मी कहती है ना, बेटा खाना खा ले तभी एनर्जी आएगी। अच्छा खाना खा लो, मतलब उल्टा सीधा वो चाउमीन वाउमीन ठेलेगा नहीं, अच्छा हेल्दी खाना खा लो तो उतनी ज़्यादा ताकत आएगी। तो पोषण के लिए क्या है? खाना बहुत ज़रूरी है। अब हम खाना हमारी मम्मी जाके किचन में बना लेती हैं, है ना। अब पेड़ पौधों की बात पहले करें। आखिर पेड़ पौधों को खाना कौन देता है? ये अपना खाना कहाँ बनाते हैं? इनको कोई देता है या खुद ही बनाते हैं? तो यस, पेड़ पौधे अपना खाना खुद ही बनाते हैं। किसकी हेल्प से बनाते हैं? भाई ये अलग अलग पौधों से कि मैं क्या लेकर आई हूँ, पत्तियाँ। इन्हीं पत्तियों की सहायता से पेड़ पौधे क्या बनाते हैं? अपना खाना खुद ही बनाते हैं। तो पेड़ पौधे क्या होते हैं? पहले तो ये बात, पेड़ पौधे होते हैं स्वपोषी, स्वयं खाना बना लेते हैं। ये क्या होते हैं? उत्पादक होते हैं। उत्पाद करने वाले, उत्पादक, इंग्लिश में प्रोड्यूसर। ठीक है, आपको ये बात पता चल गई, पेड़ पौधे अपने आप बना लेते हैं खाना। और ये कहाँ बनाते हैं? इनकी किचन कौन सी है? इनकी किचन है उनकी पत्तियाँ। अब पत्तियों में खाना किस तरीके से बनता है, इसको थोड़ा सा ना मैं चित्र बनाती हूँ। हाँ, चित्र से देखते हैं। और चित्र जो है ना, बस आपके समझने के लिए है, इसको ज़्यादा वो मत सोचना ड्राइंग के हिसाब से, ठीक है ना। ये तो
आपको समझाने के लिए चित्र बनाया जा रहा है। खाना जिस प्रक्रिया से बनता है उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश, लिख दो पहले, संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस। ठीक है, फोटोसिंथेसिस इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, ये हमने फूल बना दिया। अब इसकी सुंदर सी पत्ती बना देते हैं। ये हो गई पत्ती, बन गया ना। अब क्या होता है कि ये पौधे किससे लेते हैं? पानी जड़ से लेते हैं, जमीन से लेते हैं, जड़ों की हेल्प से लेते हैं ये H2O यानी पानी, और एयर से लेते हैं CO2। CO2 क्या होती है? कार्बन डाई ऑक्साइड। दो चीजें इन्होंने ले ली, एक जल से और एक हवा से। अब और क्या जरूरी है? सूर्य का प्रकाश जरूरी है। अब ये सूर्य का प्रकाश पौधों ने लिया। अब पत्ती का हरा रंग किसकी वजह से होता है? इनमें एक हरित लवक पाया जाता है जिसका नाम है क्लोरोफिल, और ये इसी क्लोरोफिल की वजह से ही, हरे रंग की वजह से ही अपना खाना बना पाते हैं। क्लोरोफिल हरा रंग। ठीक है, अब ये सब आपने चित्र में देख लिया, जड़ से पानी, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल। अब इसका जो खाना जिस सूत्र से जो दिखाते हैं आपके, ये वाला एकदम आपको ना याद होना चाहिए कि फोटोसिंथेसिस को किस तरीके से दिखाया जाता है। मैं लिखती हूँ आपके आगे। CO2 प्लस H2O क्या है? सनलाइट सूर्य का प्रकाश। फिर और क्या चाहिए? क्लोरोफिल, CHYL, क्लोरोफिल से क्या बन गया? फूड प्लस, और इन्होंने कौन सी गैस निकाल दी? ऑक्सीजन, है ना। पेड़ पौधे कौन सी गैस लेते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड, निकालते क्या है? ऑक्सीजन। हम क्या लेते हैं? ऑक्सीजन, और निकालते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये जो फूड है, आखिर फूड क्या है? C6H12O6 यानी ये क्या है? ग्लूकोज। ये कौन सा खाना बनाते हैं? ग्लूकोज के रूप में खाना बनाते हैं। ये है पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया, जिसकी वजह से पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं और ये अपना खाना खुद बना लेते हैं। ये किसकी बात हो गई? पेड़ पौधों की। अब हम बात करते हैं जंतुओं की, कि क्या जंतु भी अपना खाना खुद बना लेते हैं? नहीं, जंतु क्या कहलाते हैं? परपोषी। ये अपना खाना खुद नहीं बनाते हैं, ये अपने खाने के लिए किस पे डिपेंड है? पेड़ पौधों पर। कंज्यूमर, भाई मम्मी किचन में बना लेती ये मत सोचो, पर बनाती तो किसी ना किसी पेड़ पौधे, मसाले जो भी यूज़ हो रहा है सब पेड़ पौधे, यानी ये कंज्यूमर है, ये किसी ना किसी पे डिपेंड है। अब ये कितने परपोषी भी 3 तरीके के होते हैं। पहला शाकाहारी, ठीक है, पहला कौन सा हो गया? दूसरा हो गया मांसाहारी, तीसरा हो गया सर्वाहारी। सर्वाहारी मतलब सब कुछ खाने वाला। अब शाकाहारी में क्या आता है? मैं कुछ एग्जांपल्स लिखती हूँ और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कमेंट बॉक्स में कम से कम 5-5, 6-6 जरूर इनके अलावा लिख के देंगे। जैसे गाय, भैंस, बकरी और हिरन, खरगोश, ये सब है ना, और एक्स्ट्रा और भी हैं, वो आप मुझे बताइएगा। आदि लिख दूँ? कहीं आप सोचो ये 3 ही हैं, ऐसा नहीं है। ये सब कौन है? शाकाहारी, पेड़ पौधे खाने वाले, हरी घास खाने वाले। मांसाहारी नाम से पता चला, मांस खाने वाले, जैसे कि शेर, चीता, लोमड़ी, चीता, है ना, लोमड़ी, ये सब चीज़ें क्या हो गई? आदि। ये कौन है? मांसाहारी। अब सर्वाहारी मतलब जो हरी सब्जियां भी खाते हैं, हरी चीज़ें भी खाते हैं और मांस मछली भी खाते हैं, वो हो गया। जैसे कि
मनुष्य। मनुष्य क्या होता है, वो दोनों ही चीज़ें खा जाता है। इसके अलावा देखो कौवा, कौवा है ना, रोटी सब्जी भी खाते हुए देखा है और मांस भी खाते हुए देखा है। ऐसे ही सुअर है, और भी है, मैं अभी औरों के नाम नहीं लिखूंगी आदि, वो आप लिख के मुझे भेजेंगे तीनों के ही नाम, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा, मुझे लगेगा कि आप थोड़ा ध्यान दे रहे हैं। तो इस तरीके से हमने देखा कि पोषण जो है किस में हो रहा है, पेड़ पौधों में भी हुआ और जीव जंतुओं में भी हुआ, जंतुओं में भी हुआ है ना। तो पहला हमारा पोषण हो गया दोनों में। अब बात करते हैं अगला, श्वसन। श्वसन मतलब रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत ही आसान चीज़ है भाई, कि नाक बनाई है ये मैंने, है ना, इसमें क्या हुआ, कौन सी गैस गई, ओ ऑक्सीजन गई, और कौन सी निकल के आ गई, CO2 निकल गया, हो गया रेस्पिरेशन। नहीं, इसको बोलते हैं सांस लेना, यानी ब्रीदिंग। ये बस छोटी जो प्रक्रिया है ना, ये केवल सांस लेने की है, ब्रीदिंग की है। एक्चुअली ये प्रक्रिया बहुत ही जटिल होती है, कॉम्प्लेक्स होती है। थोड़ा सा हम इसको समझते हैं, जैसे कि ये मैंने नाक बनाई, नली बनाई, हम इसके पार्ट्स पे अभी ज़्यादा नहीं जाएंगे, हम बस अपना मेन चीज़ देखते हैं। ये मैंने बनाए हैं फेफड़े, लंग्स। क्या बनाए हैं, कितने होते हैं हमारे शरीर में, एक जोड़ी, यानी 2 होते हैं। हमने जो सांस ली, सांस में हमने क्या ले ली, ऑक्सीजन ले ली। अब ऑक्सीजन किससे गई, फेफड़ों के माध्यम से कहाँ पर पहुंची है, ऑक्सीजन, वो सॉरी रक्त में। हर एक ऑक्सीजन फेफड़ों से होती हुई रक्त में जाकर मिलती है, और रक्त से वो पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचती है, ठीक है। इस तरह से हमारे शरीर में ऑक्सीजन पहुंच गई। लेकिन अभी और भी कुछ पहुंचना बाकी है, वो क्या है, हमने जो खाना खाया, खाना हमारे शरीर में पहुंचा, और वो किसमें, रक्त से होते हुए पूरे शरीर में पहुंच गया, उसी से तो हमें एनर्जी मिली ना। यानी हमारे शरीर में क्या पहुंच गया, फूड भी पहुंच गया, प्लस क्या पहुंच गई, ऑक्सीजन भी पहुंच गई। अब कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण की। कौन सी क्रिया हुई, ऑक्सीकरण। किस में हुई भाई, कोशिका में हो रही है। ये सारे काम कहाँ हो रहे हैं, ये कोशिका में हो रहे हैं। हमारा शरीर बना किससे है, कोशिकाओं से ही तो मिलके बना है ना। तो अब क्या होगा, इन दोनों के मिलने से क्या हो गई, हमें एनर्जी मिल गई, और साथ में क्या बन गई, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड किस में है इस समय, रक्त में है। अब वो रक्त से होते हुए फेफड़े से बाहर निकल गई। यानी रेस्पिरेशन इतनी छोटी मोटी प्रक्रिया नहीं है, इतना सब काम होगा कि पहले फूड गया, फिर ऑक्सीजन गई, वो फिर रक्त, फेफड़ों से ऑक्सीजन गई, और उसके बाद में वो रक्त में मिली, रक्त में मिलकर ऑक्सीकरण हुआ, ऑक्सीकरण के बाद एनर्जी बनी, और कार्बन डाइऑक्साइड निकली, और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से फेफड़ों में पहुंची, और फेफड़ों से वो बाहर निकल गई। ये क्रिया है हमारी रेस्पिरेशन, जो कि एक अच्छी खासी बड़ी क्रिया है। ये किसके बारे में बात हुई है, जंतुओं के बारे में, कि जंतुओं में इस तरीके से होता है। अब पौधों में कैसे होता है, पौधों में होता है या नहीं होता है रेस्पिरेशन, होता है। चलो, ये मैंने ये थोड़ा सा ये टेढ़ी मेढ़ी इसलिए बनाई है कि आपको ये दिखाने के लिए कि ये इस तरीके से इसमें होते हैं ना, किनारे की तरफ छेद होते हैं। हालांकि कई तरह से होते हैं, किनारे नहीं पूरे में ही होते हैं। जैसे ये ऐसी आंखों से नहीं दिखाई दे रहा है, पत्तियां अलग अलग तरीके की हैं, किसी भी तरीके की पत्ती बना लोगे आप, लेकिन हर एक पत्ती में छेद होता है, जो हमें ऐसे नेकेड आंखों से नहीं दिखेगा, माइक्रोस्कोप की हेल्प से मिलेगा। इसके बीच में छोटे छोटे से, ये थोड़ा मेरा पेन ही थोड़ा मोटा सा चल रहा है, ये होते हैं रंध्र। इनको क्या बोलते हैं, रंध्र, यानी इंग्लिश में स्टोमेटा। इसकी हेल्प से पत्तियां रेस्पिरेशन करती हैं। अगर जब ये माइक्रोस्कोप में आप देखोगे ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं। यानी इनमें भी क्या हुआ, श्वसन की प्रक्रिया पेड़ पौधों में भी होती है, दोनों में होती है, ठीक है। यानी ये भी प्रक्रिया क्या हुई, ये जैव क्रिया
हमने कौन सी पढ़ी थी, सेकंड पढ़ी थी ना, ये भी दोनों में होती है, जंतुओं में भी और पेड़ पौधों में। और हम तीसरे के बारे में पढ़ते हैं। तीसरा हम ले लेते हैं उत्सर्जन। उत्सर्जन यानी एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन क्या होता है, जो पोषण हुआ और ये श्वसन हुआ, उसके बाद क्या हुआ, अच्छी चीज़ें तो ब्लड में मिल गई, लेकिन कुछ वेस्ट मटेरियल होता है, कुछ अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, आपने पढ़ा होगा अपशिष्ट पदार्थ, ये हमारे शरीर से बाहर निकल जाते हैं। इनका निकलना शरीर से बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। अगर ये शरीर में रहेंगे ना तो नुकसान ही पहुंचाएंगे हमें। तो उत्सर्जन की प्रक्रिया क्या हुई कि शरीर में बनने वाले अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालने वाली प्रक्रिया को ही उत्सर्जन की प्रक्रिया कहते हैं। तो हमारे शरीर में इसका जो मेन अंग है वो है, इतना बड़ा नहीं, छोटा सा, छोटा ही बनाती हूँ, ये क्या बनाया मैंने, वृक्क, किडनी, ये भी कितनी है, एक पेयर, यानी 2 हैं। ये है हमारा मुख्य उत्सर्जी अंग। वैसे तो हमारी स्किन वगैरह भी उत्सर्जी अंग है, पर मेन जो है ये किसके जैसे काम करता है, ये छलनी के जैसे काम करता है। जैसे चाय बनाते हुए देखा ना मम्मी को, जब चाय बनाती हैं तो छान देती हैं तो अच्छी सी चाय तो नीचे चली जाती है, और जो वेस्ट मटेरियल है, चाय पत्ती है, अदरक इलायची जो भी डालते हैं, वो सब कहाँ रह जाती है, ऊपर की तरफ रह जाती है। तो सेम यही काम कौन करता है, किडनी करते हैं। किडनी में क्या होता है कि जो भी खराब चीज़ है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ हैं, वो किससे, मूत्र के माध्यम से निकल जाता है। ये जंतुओं की बात है। ऐसी चलो हम पेड़ पौधों की जो बात कर रहे थे ना, कि भाई पेड़ पौधों में भी तो बहुत सारे अपशिष्ट पदार्थ हैं, जैसे गोंद, रबर, टेनिन, रेजिन, ये सब क्या है, हालांकि ये हमारे बहुत काम के हैं, पर ये है क्या, पेड़ पौधों का अपशिष्ट पदार्थ है। तो देखा जाए ना, हम जो जंतु हैं, जैसे गाय भैंस, इनका भी गोबर काम में आ जाता है, और एक पेड़ पौधों के भी बहुत से उत्सर्जी पदार्थ हैं जो हमारे काम में आते हैं। तो बस मनुष्य का ही ऐसा है जो किसी काम में नहीं आता है। ठीक है, चलिए, हमने उत्सर्जन के बारे में समझ लिया कि ये दोनों में होता है, पेड़ पौधों में भी और जंतुओं में भी होता है। अब हम अगला देखते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं, चौथा पढ़ लेते हैं, संवेदनशीलता। संवेदनशीलता, इसको इंग्लिश में सेंसिटिविटी, SITIVITY, ये क्या हो गया, सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी क्या होता है, किसी भी उद्दीपन के प्रति शरीर के द्वारा होने वाली अनुक्रिया को ही संवेदनशीलता कहते हैं। बहुत मुश्किल सा लगने लग गया, उद्दीपन, अनुक्रिया, ये सब क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है। इसको आप ये समझो कि अगर एकदम गर्म तवे पे आपका हाथ पड़ जाए तो क्या होता है, एकदम से हट जाता है। नुकीली चीज़ें पड़ जाए, एकदम से हट जाता है। किसकी वजह से, संवेदनशीलता की वजह से। तो इसमें जैसे कि गर्म तवा है, ठीक है, गर्म तवा क्या हुआ, उद्दीपन, और हमने झटके से एकदम हाथ हटाया ना अपना, ये क्या है, हाथ हटाना। हाथ हटाना क्या है, अनुक्रिया। ऐसी नुकीली चीज के लिए भी है, ये तुरंत होती है एकदम से। और देखो, जैसे कमरे में आप बैठे हो, आराम से कुछ काम करो, चाहे धड़ाक से आवाज़ आए बहुत ज़ोर से, क्या एकदम हम डर जाएंगे। तो ये भी क्या है, संवेदनशीलता। उद्दीपन क्या है, जोर की आवाज़, अनुक्रिया है हमारा डरना कांपना, ये हो गया। इसी तरीके से और भी देखिए, अगर मम्मी किचन में कुछ टेस्टी टेस्टी खाना बनाए तो आपके मुंह से अपने आप लार आने लगती है, ये भी इसी का संवेदनशीलता का उदाहरण है।
अच्छा, हम पौधों के बारे में बात करें कि पौधों में होती है क्या संवेदनशीलता? हाँ, होती है। आपने पौधा देखा होगा, छुई मुई का होता है ना, ऐसे छोटी छोटी पत्तियां होती है, एकदम झाड़ के रूप में बना हुआ होता है। इसमें भी अगर आप इसको टच करोगे ना तो ये बंद हो जाता है। इसको क्या टच मी नॉट भी बोलते हैं। इसको जैसे ही इसकी पत्तियों को छुआ, इसकी पत्तियां बंद हो गई। तो ये किसका उदाहरण है? संवेदनशीलता का। इसी तरीके से सनफ्लावर होता है। सनफ्लावर भी सूर्य के हिसाब से ही अपनी डायरेक्शन बदलता रहता है। अगर सूर्य इधर की तरफ है तो उसका मुंह इधर हो जाएगा, अगर सूर्य इधर की तरफ है तो इसका मुंह इधर की तरफ हो जाता है। यानी पौधों में भी संवेदनशीलता होती है और जंतुओं में भी संवेदनशीलता होती है। अब हम अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ लेते हैं, 4 हो गए ना, 5वां पढ़ लेते हैं, वृद्धि। वृद्धि यानी ग्रोथ। अब ग्रोथ तो देख लो होती ही है ना भाई, बच्चा छोटे से बड़ा हो जाता है नहीं हो जाता है? ऐसे ही आपने इस कुत्ता बिल्ली अपने आसपास गाय भैंस बहुतों के बच्चे बढ़ते हुए देखे होंगे। चलो मैं एक छोटा सा ये क्या बनाया मैंने, अंडा बना दिया। अब अंडा क्या हुआ, ये देखिए फट गया ना, और इससे क्या निकला, ये चूजा निकला। अब ये चूजा ही क्या बन गया? थोड़ा सा ही मैं हिंट के लिए बना रही हूँ बस, आप लोग ये इसकी आंखें हो गई, ये क्या बन गया? मुर्गा मुर्गी कुछ भी समझ लो आप, ये बन गया हमारा। यानी ये क्या हो गया? छोटे से बड़ा ग्रोथ हो गई। अब पेड़ पौधों में भी ग्रोथ होती है, अवश्य होती है, और आपने देखी है। ये है बीज को कहाँ बोया? मिट्टी में बोया। अब कुछ दिनों बाद आप देखना इस बीज से क्या होगा, एक छोटा सा पौधा निकल आएगा। फिर कुछ दिनों बाद में आप देखना कि बीज तो छोटा सा ही रह जाएगा और ये पौधा और बड़ा हो जाएगा। कुछ दिनों बाद देखोगे आप कि ये पौधा और भी बड़ा हो गया। यानी इसमें क्या हुई? छोटे से बड़ा हुआ ना, यानी इसमें क्या हुई? वृद्धि हुई। यानी वृद्धि भी जंतुओं और पौधों दोनों में ही होती है। अगला पढ़ते हैं हम, प्रजनन। छठा पढ़ लिया हमने, प्रजनन यानी रिप्रोडक्शन। ठीक है, रिप्रोडक्शन यानी प्रजनन क्या होता है? अपनी ही जैसी संतान पैदा करना। जैसे मनुष्य है तो मनुष्य की संतान पैदा होगी, गाय है तो गाय की संतान पैदा होगी। तो अपनी ही संतान पैदा, अपने ही जैसा पैदा करना ही क्या हो गया? प्रजनन हो गया। तो प्रजनन भी क्या होता है? क्या दोनों में ही होता है? यस, होता है। प्रजनन 2 तरीके से होता है। मतलब एक आप प्रजनन तो वैसे अगर हम और पढ़ें तो लैंगिक और अलैंगिक भी, अभी हम इस सब पे नहीं जाते हैं। एक होते हैं अंडे देने वाले जंतु, अंडे देने वाले, और दूसरा होता है क्या? बच्चे देने वाले। ठीक है ना? थोड़ा से अंडे देने वाले को हम क्या बोलते हैं? अंडीज। मैं बड़ा लिख रही हूँ कि किसी को भी देखने में। और ये क्या होते हैं? बच्चे देने वाले जरायुज। ये नाम याद करिएगा, ये कंपटीशन में बहुत आता है। अंडे देने वालों के मैं थोड़े से नाम लिखती हूँ, बाकी नाम आप लिख के दीजिएगा। जैसे कि मछली क्या है? अंडे देती है नहीं देती है? चिड़िया। देखिए मैं ना इसको एक वो आपको चित्र दिखाती हूँ। ये देखिए, ये चिड़िया था ना, ये देखिए इसने क्या किया है भाई, घोंसला बनाया ना। घोंसला किस लिए बनाती है? कि जिससे ये उसमें अंडे दे सके। चलिए, अभी मछली है, चिड़िया है, चिड़िया भी लिख देती हूँ। और मेढक है ना, मेढक भी अंडे देता है। मगरमच्छ भी अंडे देता है, और भी देते हैं। अब आप लिखिए और नाम बताइएगा।
इसी तरह से बच्चे देने वाला, बच्चे देने वाले का भी देखिए ये चित्र है ना, ये देखिए कुत्ते के पास में कुत्ते के बच्चे हैं, गाय बिल्ली के पास बिल्ली के बच्चे उसी के जैसे बच्चे हैं, और ये गाय है, ये भी गाय के ही जैसे बच्चे हैं। यानी इन्होंने क्या किया है, बच्चे दिए हैं, बच्चे दिए हैं, यानी ये जरायुज। लिख देती हूँ, जैसे सबसे पहले तो मनुष्य ही लिख देती हूँ, है ना, मनुष्य है, कुत्ता बिल्ली ये तो सब आपने देख ही लिया। और बंदर भी क्या देता है, बच्चे ही देता है। बस इतना नाम काफ़ी है। और आप लिखिए, कुत्ता बिल्ली तो मैंने लिख ही दिया था, मैं लिख दूँ क्या यहाँ पे, चलिए लिख देती हूँ, कुत्ता बिल्ली आदि। आप बाकी आप नाम लिख के भेजिएगा। जरायुज भी कम से कम 10 जरायुज और 10 ही अंडयुज आप नाम लिख कर भेजिएगा। तो प्रजनन क्या हो गया, ये इस 2 तरीके से किस में हो गया, जंतुओं में हो गया। और वैसे जो लैंगिक अलैंगिक में बता देती हूँ, अलैंगिक में क्या होता है, कोई भी स्पेशल पार्ट्स अंग की ज़रूरत नहीं होती है। जैसे कि अमीबा है, अमीबा में क्या होता है, अमीबा ऐसा टेढ़ी मेढ़ी आकृति है ना, इसके बीच में केंद्रक होता है, इसमें केंद्रक ही डिवाइड हो जाता है, और उसके बाद क्या बन जाते हैं, 2 अमीबे। और अब इसको भी करोगे तो ये बन जाएंगे 4, मतलब केंद्रक का जरा सा भी हिस्सा आ गया तो वो बन जाएगा। इसके ये हो गया अलैंगिक। और लैंगिक में क्या होता है, इसमें स्पेशल अंग होते हैं। जैसे मनुष्य है, मनुष्य में अंडाशय और वृषण ये अलग अलग अंग हैं जिससे होता है। इसके बारे में हम आगे जाके और अच्छे से पढ़ेंगे। इसी तरीके से पौधों में भी होता है। पौधों में कैसे हो जाता है, अगर हम लैंगिक की बात करें तो कैसे होता है, परागण से होता है। परागण से क्या होता है, एक नर परागकण किस में जाके मादा परागकण पे मिलता है और उनमें निषेचन होता है और नया पौधा जन्म लेता है। इसी तरीके से कायिक प्रवर्धन होता है। कायिक प्रवर्धन जैसे आपने आलू देखा है ना, आलू पे वो छोटे छोटे से निकले, मेरे पास था नहीं तो मैं ज़रूर आपको दिखाती। तो वो उसको उसकी जो आँख सी निकाल के बो दो तो क्या होता है, नया आलू उगाता है। तो इस तरीके से हमने देखा ना कि पेड़ पौधों में भी प्रजनन हुआ और जंतुओं में भी प्रजनन हुआ। अब जो भी जिंदगी में अगर आप लोग कोई भी पैदा हुआ है तो क्या होगा, उसको मरना भी होता है। एक ये प्रक्रिया भी तो होती है ना, 7वीं, जीवन मृत्यु। पर कौन, जिसने जन्म लिया है वो ही मरेगा, जिसने जन्म ही नहीं लिया वो तो कभी मरेगा ही नहीं। तो इसमें चलो मैं थोड़ा सा कुछ, जैसे कि मनुष्य है, मनुष्य की आयु लगभग कितनी मानी जा रही है, 60 से 70 वर्ष। ये एक एवरेज है, कोई 100 भी जीता है तो कोई 30-40 भी जीता है। अब कुत्ते की जो आसपास है ना, कुत्ता बिल्ली, मुझे वही बार बार आ जाते हैं एग्जाम्पल में। कुत्ते की लगभग औसत आयु होती है 17 से 18 वर्ष। इसी तरीके से बिल्ली की भी कितनी होती है, यही 20 से 25 या 25 से 30 ऐसे ही लगभग इसकी भी होती है। गेहूं की कितनी होती है मालूम है, गेहूं की होती है केवल 5 माह। बरगद, अब ये आ गए ना, हम पौधों पे आ गए हैं। बरगद की होती है 100 से 200 साल। अगर आप लोग गांव गए होगे ना अपने दादी नानी के पास, वहाँ पे आपको अच्छे से पता होगा, बहुत पुराने पुराने देखे होंगे। सिकोया एक वृक्ष है, इसकी आयु सबसे ज़्यादा मानी गई है, 3000 से लगभग 4000 वर्ष। ये क्या है, सबसे ज़्यादा आयु वाला है। तो ये मैंने कुछ की लिखी है, पर आपकी किताबों में और भी ज़्यादा दिए हुए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ अगर आपने वो पढ़ा होगा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर इसके अलावा और किसकी आपको औसत आयु पता है वो मुझे बताइएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि देखिए इसमें जंतु भी हैं और पौधे भी हैं, इनकी जन्म भी हो रही है और इनका मृत्यु भी हो रहा है। तो ये किसके गुण हो गए, किसके गुण हो गए, सजीव के। यानी कि अब क्लियर हो गया, अब कोई भी डाउट हमें नहीं है कि ये पेड़ पौधे किस में आते हैं, सजीव में आते हैं। ये चल नहीं पाते हैं, एक जगह से दूसरे इनमें प्रचलन नहीं होता है, गति निरंतर होती है, कोई ऐसे बढ़ता है कोई ऐसे बढ़ता है, बस इसमें क्या है प्रचलन नहीं होता है, पर बाकी सब कुछ ही गुण इनमें सजीवों के हैं। तो आप अच्छे से समझ गए सजीव में कौन कौन सी जैव क्रियाएं आती हैं। अगर हम बात करें जो पूछा जाता है सजीव और निर्जीव में अंतर, आपको पता ही है, यही जो हमने अभी तक पढ़ा है। पोषण मतलब कुछ रटने की जरूरत नहीं है, आप इतना पढ़ चुके हो ना, पोषण होता है और इसमें क्या है
बस नहीं होता है। भाई पोषण क्या कभी कुर्सी मेज को कोई खाने की ज़रूरत पड़ी है? कोई भी ऐसी निर्जीव चीज़ को पड़ी है ज़रूरत कि इनको खाना दिया जा रहा है? कुछ नहीं ज़रूरत पड़ती है। ऐसे ही श्वसन होता है, इसमें नहीं होता है। उत्सर्जन होता है। भाई पेन ने उत्सर्जन किया है ना, भाई इसमें इंक निकल आती है, पर ये उत्सर्जन नहीं है, इसमें नहीं होता है। इसी तरीके से वृद्धि इसमें होती है, इसमें नहीं होती है। प्रजनन इसमें होता है। भाई प्रजनन, भाई 1 से 2 कुर्सी बन जाना वो कारपेंटर ही बना सकता है, प्रजनन से नहीं बनती है वो। इसी तरीके से संवेदनशीलता केवल सजीव चीज में ही हो सकती है, निर्जीव चीज में संवेदनशीलता नहीं होती है। ऐसे ही जीवन मृत्यु किस में हो सकता है? केवल सजीव में हो सकता है। निर्जीव खराब हो सकती है, उसको फिर फेंक सकते हैं, लेकिन उसमें मृत्यु नहीं होती है। तो ये है सजीव और निर्जीव के अंतर। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत ही आसान तरीके से समझाने की कोशिश करी हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, अपने प्यारे प्यारे से कमेंट्स दीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए बाय बाय।